हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गौरव क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं YDSC यानी कि यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। और आज हम इसका डेरिवेशन देखने वाले हैं बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले मैं डायरेक्टली वीडियो शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले YDSC में डेरिवेशन दो टाइप में आता है, दो फेजेज में आता है। एक होता है टाइप 1, ठीक है, टाइप 1 बोलो या पार्ट 1 बोलो, ठीक है, पार्ट 1 ज़्यादा सही रहेगा। और एक आता है पार्ट 2। किसी के सेट में पार्ट 1 आएगा, किसी के सेट में पार्ट 2 आएगा। और अगर पार्ट 1 का जो फाइनल एक्सप्रेशन है वही पार्ट 2 के लिए इनिशियल है। देखिए क्या होता है यहाँ पर YDSC में। लेट अस सपोज कि हमारा यहाँ पर एक स्क्रीन है, ठीक है, दिस इज़ अवर स्क्रीन। और मान लीजिए कि यहाँ पर हमारे क्या है, दो स्लिट हैं, ठीक हो गया, दिस, ये हमारे दो स्लिट हैं। और यहाँ से बीच में से एक रे जा रही है ऐसे, दिस, ये हमारा क्या है, सेंटर है। सेंटर बोले तो इस पॉइंट को हम बोलेंगे C। उसके बाद बात करते हैं A और B के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, स्मॉल d। इन स्लिट के बीच की दूरी को, ठीक है, क्या नाम होगा इसका, स्मॉल d। और इस स्लिट का नाम है मान लो A, इस स्लिट का नाम है मान लो B। और स्लिट से स्क्रीन तक की दूरी को क्या बोलेंगे, कैपिटल D। ठीक है, ये पॉइंट याद कर लेना। अब हुआ क्या, देखिए यहाँ से A से एक रे गई ऐसे, ठीक है, और B से भी एक ऐसे वेव गई। और यहाँ पर इन दो मिल गए P पॉइंट पे और इन्होंने क्या कर दिया, इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस करके क्या होगा, इंटरफेरेंस की डेफिनेशन क्या होती है पहले ये बताओ, इंटरफेरेंस, ठीक है। मैं एक बार इसको बोल देता हूँ, आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है, वीडियो स्लो करके लिख लीजिए। मैं इंटरफेरेंस की आपको डेफिनेशन बताता हूँ। देखिए इंटरफेरेंस होता है द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी इन अ मीडियम एज अ रिजल्ट ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ लाइट वेव फ्रॉम द टू कोहेरेंट सोर्सेज। पहली बात, इंटरफेरेंस के लिए सोर्स जो होने चाहिए मस्ट भी क्या होने चाहिए, कोहेरेंट, मस्ट बी कोहेरेंट। अबे कोहेरेंट क्या चक्कर है, ठीक है, कोहेरेंट ऐसे सोर्स होते हैं, टू सोर्सेस, यहां पर लिख देता हूं, टू सोर्सेस, ये लिखना होगा आपको, हाँ, टू सोर्सेस आर कॉल्ड कोहेरेंट इफ दे एमिट, ठीक है, लाइट या वेव, जो भी बोलना है तुमने, ऑफ, ठीक है, सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों जगहों से फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होगी, सेम फ्रीक्वेंसी, एंड, ठीक है, कांस्टेंट पाथ डिफरेंस, कांस्टेंट नहीं बोलेंगे, जीरो पाथ डिफरेंस, एंड जीरो पाथ डिफरेंस, ठीक है। सो दिस सोर्स इज कॉल्ड कोहेरेंट सोर्स। ठीक हो गया। कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्स होते हैं जो आपका जो लाइट वेव्स होंगी उनकी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, सेम होगी, और पाथ डिफरेंस कितना होगा, जीरो होगा। अगर दो सोर्स ऐसे हैं तो इसका मतलब वो क्या है, कोहेरेंट सोर्स है। और अगर कोहेरेंट सोर्स से दो लाइट जा रही है तो तभी वो इंटरफेरेंस कर पाएंगे, अदरवाइज वो इंटरफेरेंस नहीं कर पाएंगे। इसका मतलब जो A और B है ये क्या है, कोहेरेंट सोर्सेज है। अब देखो यहाँ से एक वेव गई ऐसे घूमते घूमते, यहाँ पर से भी एक वेव गई। अब आपस में क्या हुआ, इन वेव्स का सुपरपोजिशन हो गया, ठीक है। और सुपरपोजिशन होने के बाद इन्होंने अपनी एनर्जी का क्या कर दिया, रीडिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। और इसी रीडिस्ट्रीब्यूशन के फिनोमिना को बोला जाता है इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस कुछ नहीं है, इंटरफेरेंस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट एनर्जी, ठीक है, आफ्टर द सुपरपोजिशन व्हेन द लाइट वेव्स आर कमिंग फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स। जब लाइट वेव कोहेरेंट सोर्स से आएंगी ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगी। इस वजह से क्या होगा, उनका एनर्जी का रिडिस्ट्रीब्यूशन होगा। जिसकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो थोड़ा कम वाले को दे देगा, जिसकी कम है थोड़ा वो ज़्यादा वाले से ले लेगा। और जो नई वेव बनेगी उसे बोला जाता है, या उस फिनोमिना को बोला जाता है इंटरफेरेंस। अब देखिए यहाँ पर सुपरपोजिशन हो गया तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, इंटरफेरेंस हो गया। ठीक हो गया। चलिए जितनी थ्योरी थी मैंने लिखा दिया यहाँ पर। ये P, ये है आपका स्क्रीन, यह आपका स्क्रीन, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सब कुछ आपको लिखा दिया। मान लीजिए कि जो पहली लाइट है उसका जो इक्वेशन है, लाइट वेव है चूंकि, तो वेव की इक्वेशन क्या होती है, A0 sin ओमेगा t। सो दूसरे वाले की क्या होगी, मान लीजिए कि पहले और दूसरे के बीच में फेज डिफरेंस है कितने का, फाई का, तो दूसरी कितनी हो जाएगी, A0 sin ओमेगा t प्लस फाई।
अगर फेज डिफरेंस फाई का होता है तो प्लस क्या जुड़ जाता है फाई। ये आप क्लास 11th में पढ़ के आए हुए हैं, ठीक है। चलिए अब देखिए, ड्यू टू सुपरपोजिशन प्रिंसिपल फर्स्ट टर्म में पढ़ा है, जब दो वेव का सुपरपोजिशन होता है तो y1 प्लस क्या हो जाता है y2, यानी कि y इक्वल टू कितना हो जाएगा ए नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पर करता हूँ, रुकिए, ए नॉट साइन ओमेगा टी, मेरे साथ में उतारते रहिएगा, प्लस ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ठीक है। अब आप मैथ्स वाले स्टूडेंट हैं, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला जानते हैं, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है देखिए, सो y इक्वल टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, ऐसे ही रख देता हूँ, प्लस देखिए ए नॉट को ऐसे ही रखता हूँ, साइन ओमेगा टी प्लस फाई क्या होगा, साइन ओमेगा टी साइन ए कॉस बी कॉस फाई, प्लस ए नॉट उधर भी आएगा, दोनों से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर हो जाएगा कॉस ओमेगा टी साइन फाई, ठीक हो गया दिस। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखिए, अब ये साइन ओमेगा टी जहाँ जहाँ पर दिख रहा है बोले तो इन दोनों में, इसमें से साइन ओमेगा टी कॉमन ले लेता हूँ, तो y इक्वल टू अगर मैं साइन ओमेगा टी कॉमन लूँगा, ठीक है, और ए नॉट भी कॉमन ले लूँगा, तो अंदर कितना बचेगा 1 प्लस कॉस फाई, पक्का, ठीक है। और प्लस यहाँ पर देखिए ए नॉट कॉस ओमेगा टी अगर मैं अलग ले लूँगा तो अंदर क्या बचेगा खाली इंटू साइन फाई, दिस। आई बात समझ में? तो इतना अगर आपने कर लिया तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा बताइए, ये जब मैंने कर लिया, अब आपने क्या करना है, मैथ्स का एक रूल लगाना है। देखिए ये ए नॉट दिख रहा है आपको और ये ब्रैकेट के अंदर दिख रहा है, इन सभी वैल्यू को आपने एक नया वैल्यू मान लेना है, यानी कि ए नॉट 1 प्लस कॉस फाई, ठीक है, इसको मान लेना है आपने आर कॉस थीटा। क्या मान लेना, आर कॉस थीटा। और ऐसे ही यहाँ पर देखिए ए नॉट, ठीक है, और उसके साथ में ये साइन फाई वाला दिस, ये इतनी वैल्यू, यानी कि फाई वाली, मैंने ओमेगा टी वाली वैल्यू को नहीं छोड़ा है, ठीक है। ए नॉट जो कांस्टेंट वैल्यू है, क्योंकि फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, क्यों, क्योंकि इंटरफेरेंस हो रहा है, इंटरफेरेंस हो रहा है तो क्या हो रहा है, जो लाइट वेव है वो कोहेरेंट सोर्स से आ रही है, और कोहेरेंट सोर्स में जो फाई होता है वो कांस्टेंट होता है, यानी कि 0 होता है, तो इसीलिए हम इसको कांस्टेंट ट्रीट कर रहे हैं, और साइन ओमेगा टी हमने बाहर ले लिया। अंदर कितना बचेगा यहाँ पर खाली, सॉरी, ए नॉट इंटू साइन फाई था, साइन फाई, इसको मान लिया मैंने आर साइन थीटा। ऐसा हम क्लास 11th में करते थे मैथ्स में, ठीक हो गया। अब देखिए ये ट्रिक क्या है, यहाँ कॉस फाई है तो इधर भी कॉस थीटा माना, यहाँ साइन फाई है तो इधर मैंने साइन थीटा माना, ट्रिक में कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, क्या करना है, स्क्वायर एंड ऐड, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर करो और उसको ऐड कर दो। ऐसा ही करते थे क्लास 11th में। कितना हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा ए नॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई का होल स्क्वायर, प्लस LHS से LHS जुड़ेगा ए नॉट स्क्वायर, और साइन फाई का होल स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर फाई, इक्वल टू इधर हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस थीटा का होल स्क्वायर बोले तो कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस आर स्क्वायर साइन थीटा का होल स्क्वायर बोले तो साइन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए खोल लेते हैं इसको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए नॉट स्क्वायर में कॉमन ले लेता हूँ, ए नॉट स्क्वायर अंदर खोलता हूँ, देखिए 1 का स्क्वायर 1 प्लस कॉस फाई का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल रहा हूँ मैं, देखिए प्लस 2 इंटू ए इंटू बी, ए 1 है तो बी कितना है यहाँ पर कॉस फाई, 2 कॉस फाई, प्लस साइन स्क्वायर फाई, ये एज इट इज, इक्वल टू RHS में मैं आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। फालतू सा अभी तक चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट देखिए, अब यहाँ पर आपको दिख रहा है ये आपका कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपका सॉरी कॉस स्क्वायर फाई, ये है साइन स्क्वायर फाई, तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना हो जाता है आंसर 1। ऐसे ही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी आंसर कितना हो जाता है 1। तो ये वैल्यू क्या बन जाएगी बताइए, दिस वैल्यू बिकम्स ए नॉट स्क्वायर, देखिए 1 प्लस इन दोनों को जोड़ के 1 आ जाएगा, प्लस 2 कॉस फाई, ठीक है, इक्वल टू आर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। ये आर है क्या असल में, जो मैं आर माना है, आर है आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, लिखना है तो लिख लीजिए, आर क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। क्योंकि देखिए दो वेव सुपर इम्पोज होगी,
उन्होंने एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया, बोले तो एक सिंगल वेव बन गई, तो सिंगल वेव का एम्पलीट्यूड भी तो कुछ अलग होगा और वो कितना है, आर है। ठीक हो गया। सो आर स्क्वायर, यहाँ 1 हो जाएगा तो आर स्क्वायर इंटू 1 आर स्क्वायर। अब देखिए ये 1 + 1 2 हो गया और 2 मैं कॉमन ले लेता हूँ तो 2a0 स्क्वायर, अंदर कितना बचेगा देखिए 1 + cos फाई, ठीक है, इक्वल टू होता है आर स्क्वायर। अब मैं बार बार आपको cos 2 थीटा का एक फॉर्मूला बता चुका हूँ और वहाँ से मैं बोलता हूँ कि cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 -1, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो ये लगा दो यहाँ पर, बस थीटा की जगह में फाई चेंज करना। अब एक काम करता हूँ, आर स्क्वायर वाले को मैं LHS में लिख देता हूँ ताकि सुलटा लगे। आर स्क्वायर इक्वल टू 2a0 स्क्वायर, देखिए 1 को ऐसे ही लिखता हूँ, प्लस cos फाई की जगह में लिख देता हूँ मैं 2 cos स्क्वायर थीटा की जगह में फाई बाई 2 -1। सिंपल है, बस मैंने कुछ नहीं किया यहाँ, क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है तो ये थीटा में है, बट यहाँ थीटा की जगह फाई है तो मैंने सेम टू सेम फाई में लिख दिया। 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया, कितना आया, आर स्क्वायर इक्वल टू 2 × 2 = 4 a0 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाई 2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। और यहाँ से अगर आप आर निकालना चाहो तो कितना हो जाएगा, पूरे का रूट कर लो, 4 का रूट 2 a0 स्क्वायर का a0 cos स्क्वायर फाई बाई 2 का cos फाई बाई 2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर किसके लिए, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। पहला क्वेश्चन तो ये आ सकता है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ किसका, जब दो वेव सुपर इम्पोज हो गई, एम्पलीट्यूड। ठीक है, बट अभी भी खत्म नहीं हुआ। टाइप 1 में हम चलते रहे, हमको क्या निकालना है, हमको इंटेंसिटी निकालना है। अब एम्पलीट्यूड की मदद से मैं क्या निकालूंगा, इंटेंसिटी निकालूंगा। अब देखिए ये वाला एक्सप्रेशन मेरा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला दिस। अब देखिए ध्यान से, अब मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन कर रहा हूँ सिंपल सा, कि हम जानते हैं, आपने सुना होगा क्लास 11th में कि जो इंटेंसिटी होती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर ये होता है इंटेंसिटी। देखिए एट इनिशियल में इंटेंसिटी कितनी थी, I0, लेट अस सपोज, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, उस टाइम पे एम्पलीट्यूड कितना था, A0, याद है ना, A0 sin ωt लिया था हमने, तो A0, तो A0 का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। एट रिजल्टेंट, अब रिजल्टेंट का क्या हो गया, अब इंटेंसिटी मान लो कितनी हो गई, I हो गई, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, जो कि क्या है मेरा, ये ऊपर ही लिखा रखा है, क्या है, R का स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1 क्या हो जाएगा बताइए, I/I0। आप 1 डिवाइडेड बाई 2 भी कर सकते हैं, ठीक है, I/I0 इक्वल टू R स्क्वायर। देखिए जैसे ही डिवाइड करते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हट जाता है और इक्वल टू का आ जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। R स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देखिए ये है 4a0 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाई 2, a0 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई बाई 2 अपॉन यहाँ पर a स्क्वायर, सॉरी a0 स्क्वायर। सिंपल है, R स्क्वायर की वैल्यू रख दी, a0 स्क्वायर एज इट इज रख दिया। अब क्या होगा बताइए, अब आप खुद समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद a0 स्क्वायर से a0 स्क्वायर कैंसिल आउट होगा, I0 ऊपर जाएगा तो I बराबर जो इंटेंसिटी आएगी वो होगा I0, यानी कि 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2, और ये आपका फाइनल एक्सप्रेशन आया फॉर इंटेंसिटी। तो टाइप 1 में आपके एग्जाम में इतना आएगा कि इंटेंसिटी निकालो, ठीक है। अब मान लीजिए 2 नंबर के क्वेश्चन में ये आया कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये कंस्ट्रक्टिव क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, उस टाइम पे हमको ब्राइट फ्रिंज मिलती है, क्या मिलती है, ब्राइट फ्रिंज। और जब डिस्ट्रक्टिव की बात होती है उस टाइम पे हमको मिलता है आपका डार्क फ्रिंज, हमको मिलता है डार्क फ्रिंज। अब हमें यही बात करनी है कि कब कंस्ट्रक्टिव होगा और कब डिस्ट्रक्टिव होगा, तो ध्यान दीजिएगा। अब अगर आपके एग्जाम में आया फाइंड द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव एंड डिस्ट्रक्टिव, तो अगर पूरा 4-5 नंबर में आया, ठीक है, जिसके चांसेस बहुत कम है, तब तो पहले से लेते हुए जाना। बट अगर
1 या 2 नंबर में आया तो डायरेक्टली ये एक्सप्रेशन आपको याद करके ले जाना होगा और उसके ठीक बाद आप वैल्यू रखेंगे। आई बात समझ में? चलिए अब इस एक्सप्रेशन को हम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। याद करने के बाद ठीक है, इसको आप याद करेंगे I = I0 cos स्क्वायर 5/2। अब एक साइड लिख देता हूं मैं कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव और दूसरी साइड लिख देता हूं कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव। कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और दूसरी साइड लिख देता हूं मैं कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब इसको बात करते हैं। देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या चक्कर होता है, याद रखिएगा एट कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो आपकी इंटेंसिटी होती है आई, वो क्या होती है? मैक्सिमम होती है। आई बात समझ में? और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की बात होती है यानी कि डार्क फ्रिंज मिलता है, उस टाइम पे जो इंटेंसिटी होती है वो 0 होती है। आई बात समझ? मिनिमम मत बोलेगा, मिनिमम भी तो अपने आप में एक मैक्सिमम है बट वो नीचे की ओर है, तो हम मिनिमम नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 0 होती है। आई बात समझ में? अब देखिए कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोले तो आई मैक्सिमम होगी। सोच के देखिए आई बराबर है 4I0, 4 कांस्टेंट है, I0 कांस्टेंट है। ये क्या चीज है? कांस्टेंट। यानी कि इन पे वैल्यू डिपेंड नहीं करेगी, वैल्यू सिर्फ किस पे डिपेंड करेगी? कॉस थीटा पे। यानी कि मैक्सिमम है, इसका मतलब आपका कॉस स्क्वायर 5/2 बराबर क्या है? या तो +1 है या तो -1 है, क्योंकि नीचे को भी तो मैक्सिमम हो सकती है। आप देखिए अगर ऐसा है तो cos 5/2 कितना हो जाएगा? मैक्सिमम है ऐसा बोलेंगे, मैक्सिमम है बोले तो +1 है, अभी -1 नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि स्क्वायर की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती है। तो cos 5/2 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका +-1। 1 का रूट कितना होता है? +-1। अब बताइए 5/2 बराबर कॉस की कब कब वैल्यू +1 और -1 आती है? ठीक है, अब हम माइनस की ओर नहीं जाते, ठीक है, अदरवाइज वो बहुत कॉम्प्लिकेट हो जाएगा और बुक में भी आपके नहीं है। तो हम सिर्फ +1 को कंसिडर करते हैं, बस एग्जामिनर को दिखाने के लिए कि -1 में भी चीज़ हो सकती है, हमने यहाँ पर लिख दिया। अब बताइए कॉस 5/2 की कब कब वैल्यू 1 आ सकती है? जब 5/2 क्या हो? देखिए अगर 5/2 0 हो तो cos 0 1, उसके बाद पाई हो, सॉरी -1 भी ले लो यार, वरना फिर एक वैल्यू हमारी इग्नोर हो जाएगी। पाई होगा तो कितना आ जाएगा? -1। 2 पाई हो जाएगा तो कितना आ जाएगा? +1। 3 पाई हो जाएगा तो कितना आएगा? -1। 4 पाई आएगा तो क्या हो जाएगा? +1 अप टू 100। ठीक हो गया? देखिए किसी को अगर कंफ्यूज है तो कॉस का ग्राफ ऐसे जाता है, यानी कि ये वाली वैल्यू भी मैक्सिमम है और ये वाली वैल्यू भी मैक्सिमम है। आई बात समझ में? अब देखिए तो 5 बराबर कितना हो जाएगा? यानी कि 2 से सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 × 0 0, 2 × पाई 2 पाई, 2 × 2 पाई 4 पाई, 2 × 3 पाई 6 पाई एंड सो ऑन। और इसको कंबाइनली आप बोल सकते हैं कि फाई = देखिए 2n पाई। ये कैसे लिखा हमने? देखिए ये हमने लिखा क्लास 11th ट्रिग्नोमेट्री। क्यों? अगर आप n बराबर 0 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 0। n बराबर 1 रखेंगे तो 2 पाई, n बराबर 2 रखेंगे तो 4 पाई, n बराबर 3 रखेंगे तो 6 पाई, n बराबर 4 रखेंगे तो आपका आ जाएगा 8 पाई अप टू 100। ठीक है, तो दिस इज द कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। आई बात समझ में? तो ये, और यहाँ पर आपको रुक जाना है। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। यहाँ क्या चक्कर है? देखिए उस टाइम पे जो कॉस स्क्वायर 5/2 की वैल्यू है वो कितनी हो जाती है? 0, क्योंकि इंटेंसिटी 0, I0 तो कभी 0 हो नहीं सकता, 4 भी कभी 0 नहीं हो सकता। इसका मतलब cos स्क्वायर 5/2 आपका क्या है? 0 है, तो ये 0, यानी कि cos 5/2 भी कितना हो जाएगा? √0 बोले तो 0। तो 5/2 बराबर क्या क्या वैल्यू आ सकती है? cos कब कब 0 होता है? एक होता है π/2 पे, एक होता है 3π/2 पे, फिर आता है 5π/2 पे, यही तो आता है अप टू 100। ठीक है, इस वैल्यू पे cos 0 होता है। तो 5 बराबर क्या होगा? 2 से सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो 2π/2 बोले तो पाई, 3 × 2π/2, 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा 3 पाई, देन बचेगा 5 पाई अप टू 100। तो इसको आप कॉमनली क्या लिख सकते हैं? ध्यान से सुनिएगा, इसको हम लिख सकते हैं फाई = 2n-1 × पाई। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे? अब सोचिए n बराबर, अब मैं 0 से स्टार्ट नहीं करूंगा, मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा? 1 से।
n बराबर, ध्यान दीजिएगा यहाँ n बराबर 0 से स्टार्ट था, क्यों? क्योंकि n बराबर 0 बोले तो सेंटर ये, और सेंटर पे हमेशा याद रखना कि ब्राइट फ्रिंज बनती है। आई बात समझ में? हमेशा। तो n बराबर यहाँ मैंने 0 से शुरू किया, जबकि डिस्ट्रक्टिव में डार्क फ्रिंज बनती है, तो हम यहाँ n बराबर 0 नहीं लेंगे। तो n बराबर 1 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 1 जा 2 -1 बोले तो पाई। n बराबर 2 रखूंगा इधर तो 2 2 जा 4 -1 बोले तो 3 पाई। n बराबर 3 रखूंगा तो 3 2 जा 6 -1 बोले तो 5 पाई, एंड अप टू सो। ठीक हो गया? सो दिस इज कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और कंडीशन फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक हो गया? अब देखिए, आप चाहें तो आप इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, और आप चाहें तो आप इसको लिख सकते हैं। तो एग्जाम के लिए इतना इनफ है, ठीक है, ये मोर देन इनफ है एग्जाम के लिए। बट अब मैं लिखा रहा हूं कि अगर क्वेश्चन पाथ डिफरेंस के साथ पूछ दिया जाए तब आप क्या करेंगे। अदरवाइज आप एग्जाम में अगर इतना लिख के भी छोड़ देंगे तो पूरे नंबर मिलने वाले हैं। ठीक है, अब इसी डेरिवेशन को थोड़ा सा मैं ले जाता हूं पाथ डिफरेंस के साथ क्या आएगा। ठीक है, अब पाथ डिफरेंस का पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूं। यहाँ पर आपका जो पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि फेज डिफरेंस इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इनटू पाथ डिफरेंस। आई बात समझ में? ये फॉर्मूला होता है, और ये आपको याद करना पड़ेगा अगर आप ये डेरिवेशन ले जाना चाहते हैं तो। सिंपल है, फेज डिफरेंस कितना है कंस्ट्रक्टिव के टाइम पे? 2n पाई इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। यहाँ से 2 पाई से 2 पाई कट जाएगा तो x बराबर क्या आएगा? n लैम्डा। और n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका? n बराबर 0 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, सेम फॉर्मूला यहाँ भी अप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ फाई बराबर कितना है? 2n माइनस 1 इंटू पाई इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई बाई लैम्डा इंटू एक्स। पाई से पाई कट जाएगा तो x बराबर क्या आएगा बताइए? 2n माइनस 1 इंटू लैम्डा अपॉन 2। आई बात समझ में? अब यहाँ पर क्या क्या वैल्यू रखेंगे? n बराबर कहाँ से? 1 2 3 अप टू सो इन्फिनिटी। ठीक है, अब कुछ वैल्यू मैं निकाल के दिखा देता हूँ आपको। अगर n बराबर 1 रखेंगे, सॉरी 0 रखेंगे तो x0 कितना आ जाएगा? फर्स्ट ब्राइट फ्रिंज 0। x बराबर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा आपका? लैम्डा। x बराबर 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 लैम्डा। x बराबर 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? x बराबर 3 तो कितना, सॉरी n बराबर 3 तो 3 लैम्डा। x की जगह में n बराबर 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 लैम्डा अप टू सो ऑन। ठीक है, ऐसे ही अगर आप n इक्वल टू 1 रखते हैं यहाँ इस वाले फॉर्मूले में, n इक्वल टू 1 बोले तो x1 कितना हो जाएगा? क्योंकि यहाँ 0 तो रख नहीं सकते, x1 कितना हो जाएगा? लैम्डा बाई 2। एक्स n की जगह में 2 रखो तो कितना हो जाएगा? 3 लैम्डा बाई 2। खुद रख के देख लो आप। x की जगह में 3 रखो n की जगह में तो कितना हो जाएगा? 5 लैम्डा बाई 2 अप टू सो। अब एक बात सोच के बताओ, यहाँ दो लोगों के बीच में कितने का गैप है? 0 से लैम्डा के बीच में कितने का गैप है? लैम्डा का गैप है। लैम्डा से 2 लैम्डा के बीच में अगेन लैम्डा का, 2 लैम्डा से 3 लैम्डा के बीच में अगेन लैम्डा का, देन 3 लैम्डा से 4 लैम्डा के बीच में अगेन लैम्डा का। सिमिलरली लैम्डा बाई 2 से 3 लैम्डा बाई 2 के बीच में कितने का गैप है? लैम्डा। 3 लैम्डा बाई 2 से 5 लैम्डा बाई 2 के बीच में अगेन लैम्डा। अगला जो 7 लैम्डा बाई 2 आएगा उसका -5 लैम्डा बाई 2 अगेन कितना आएगा? लैम्डा। यानी कि दो कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी होती है लैम्डा। सिमिलरली और दो डिस्ट्रक्टिव, ठीक है, दो कंस्ट्रक्टिव ब्राइट फ्रिंज के बीच की दूरी आपकी लैम्डा होती है। और सिमिलरली कॉन्जुगेटिव होगा, दो लगातार जो कॉन्जुगेटिव ब्राइट फ्रिंज हैं उनका जो बीच का सेपरेशन होगा वो लैम्डा होगा। सिमिलरली दो कॉन्जुगेटिव लगातार जो डार्क फ्रिंज होगा उनका सेपरेशन भी कितना होगा? लैम्डा होगा। और आई होप यहाँ तक आपको ये समझ में आ चुका होगा। ठीक हो गया। और यहाँ पर मैंने जितना भी आपका ये होता है लिखा दिया। तो होगा क्या लास्ट में देखिए, मान लीजिए कि ये ग्राफ बना, ये है आपका सेंटर। सेंटर पे हमेशा क्या बनेगा? ब्राइट फ्रिंज। ठीक हो गया, 0 पे। यहाँ से आप लैम्डा की दूरी आइए, लैम्डा आपको अगेन दूसरा ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। 2 लैम्डा पे आइए, अगेन तीसरा ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। 3 लैम्डा पे आइए, अगेन आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगा। ऐसे ही तो हो रहा है यहाँ पर देखिए, 0 लैम्डा 2 लैम्डा 3 लैम्डा, ऐसे ही चाहे तो आप माइनस में भी ले सकते हैं। सिमिलरली लैम्डा बाई 2 पे आपको क्या मिल रहा है? डार्क फ्रिंज मिल रहा है। यानी कि लैम्डा बाई 2 कहाँ पे होगा? 0 और लैम्डा के बीच में, लैम्डा बाई 2 डार्क फ्रिंज।
अगला क्या है, अगला कितने में मिल रहा है, 3 लैम्डा बाई 2 बोले तो 1.5 लैम्डा, बोले तो लैम्डा और 2 लैम्डा के बीच में 3 लैम्डा बाई 2, फिर आ रहा है 5 लैम्डा बाई 2। सो दिस ब्लैक वाले हैं डार्क फ्रिंज और रेड वाले हैं ब्राइट फ्रिंज। तो देखिए दो डार्क फ्रिंज की दूरी कितनी है यहाँ पर, ये कितनी है लैम्डा, और सिमिलरली दो ब्राइट फ्रिंज की दूरी कितनी है यहाँ पर, अगेन लैम्डा। देखिए अगर ऐसा डायग्राम आप वहाँ बना देंगे तो आपके पूरे नंबर आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो यहाँ पर जितना भी वेव ऑप्टिक्स का थ्योरम था, ठीक है, पूरा YDSC मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या था आपका, इंपॉर्टेंट था सबसे पहले इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस क्या होता है, इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस इज द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइट वेव व्हेन द लाइट वेव आर कमिंग फ्रॉम द कोहेरेंट सोर्स। ठीक हो गया। कोहेरेंट सोर्स क्या होते हैं, ऐसे दो सोर्स जो सेम फ्रीक्वेंसी और जीरो फेज डिफरेंस की लाइट इमिट करें। आई बात समझ में। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको ब्राइट फ्रिंज मिलती है और इंटेंसिटी मैक्सिमम होती है, और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में हमको डार्क फ्रिंज मिलती है और इंटेंसिटी जीरो होती है। तो कितने सारे क्वेश्चन तो आपकी थ्योरी से बन जाएंगे, और इतना मोर देन इनफ है किसी भी एग्जाम के लिए, आपके CBSE बोर्ड के फिजिक्स के लिए। ठीक हो गया। तो चलिए फिर यहाँ पर आपका वेव ऑप्टिक्स का एक टॉपिक कंप्लीट हो गया। इसके बाद नई वीडियो लाऊंगा डिफ्रैक्शन पे, जिसमें कि पूरा डिफ्रैक्शन में कवर करा दूंगा। एक बार मैं इसको टिल्ट करके रख देता हूँ, अगर आपने कोई भी स्क्रीनशॉट लेना है आप यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। अब अगर डेरिवेशन में कहीं पर भी डाउट है आप कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको जस्ट आपको रिप्लाई मिल जाएगा। और मैंने बताया दो फेज है, या तो इंटेंसिटी निकालने तक आएगा या फिर इंटेंसिटी से कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव आएगा। बट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद करना। क्यों, क्योंकि मान लीजिए कि ऊपर वाला डेरिवेशन थोड़ा सा टफ है, अगर इंटेंसिटी में फंस गए तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो लिख सकते हो लास्ट में। ठीक है। तो ऊपर वाले के लिए भी इंपॉर्टेंट है और नीचे वाले के लिए तो है ही है। अगर इंटेंसिटी का ही फॉर्मूला याद नहीं होगा तो नीचे तो खाली इजी था, cos थीटा बराबर 1 रखना था, क्या ही मतलब होगा फिर उसका। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ठीक हो गया। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। पढ़ाई कीजिए, और जो भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका लिंक मैंने उसका भी वीडियो बना दिया है, और उसमें से एक टॉपिक मैंने यहाँ पर कवर कर भी दिया है। तो ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।